वहीं सर हॉट स्टॉक्स में ना मुझे पहले आप अपना व्यू ना, एक तो ये टेक्सटाइल वाले, केमिकल वाले और श्रिम्प वाले, जिसमें हमने 2 दिन में बहुत ही अच्छा मूव बनता हुआ दिखा। एक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है जो कि लगातार 2 दिन से 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ, 2 दिन में ही 40-45% का मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो सर ये जो डील हुई है ना, क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई इस डील के बाद, इस डील को कैसे समझना चाहिए जो यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, और उसके मायने टेक्सटाइल के लिए, केमिकल के लिए, श्रिम्प के लिए, या आप ऐड करना चाहे तो ऑटो एंसिलरी के लिए, और जिस तरह की तेज़ी हमने देख ली है इन सारे सेक्टर्स में, इन शेयरों में, अब क्या रुझान होना चाहिए? क्या और अपसाइड बची है या फिर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? डील हुआ था तब मैंने विवेक जी के साथ में शो था, तब गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेलस्पन, इन दोनों पे ज्यादा वेटेज रख के थोड़े कमेंट भी दिया था। हम्म। तो ये गोकुलदास एक्सपोर्ट हमारे वॉच लिस्ट में ऑलरेडी था और ये अच्छा खासा परफॉर्म किया है। आज थोड़ा सा एक वापस से इतना बढ़ गया तो थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे ध्यान पॉजिटिव है। केमिकल शेयर अब यहाँ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ध्यान स्लो एंड स्टडी केमिकल शेयर्स में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। केमिकल के अंदर काफी टाइम बीटन डाउन हो चुके हैं, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है टाटा केमिकल। हालांकि नंबर इतने इनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन हम्म। लेवल ऑलरेडी अच्छा खासा बीटन डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे और एक्सपांशन प्लान की वजह से भी कुछ ना कुछ चीजें आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान पॉजिटिव बना है। दीपक निट्राइट है, टाटा केमिकल है, ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ पे ध्यान पॉजिटिव बना हुआ है। बाकी सारे स्टॉक्स थोड़े और ध्यान में थे, वो ऑलरेडी रन कर चुके हैं। ये हम्म। कुछ काउंटर है जहाँ पे आप ध्यान रख के जा सकते हैं। दूसरा, ऑटो एंसिलरी में सोना बीएलडब्ल्यू है या संवर्धना है, ये टाइप के स्टॉक्स जहाँ पे एक्सपोजर यूएस यूके के अंदर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो काउंटर को भी आप ध्यान में रखें। थोड़ा कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे भी खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सर टेक्सटाइल में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग, केमिकल में टाटा केमिकल और दीपक नाइट्राइट आपको पसंद है, और ये संवर्धन मदरसन और सोना बीएलडब्ल्यू ऑटो एंसिलरी स्पेस से। एक सर श्रिम्प वाले शेयर या फिर जो सी फूड वाली कंपनियां हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है, चाहे वो अवंती हो या एपेक्स फ्रोजन हो। इसमें एक छोटा काउंटर भी है, शायद आप देखते हो, कोस्टल कॉरपोरेशन के नाम का, या एक वाटर बेस भी है। इनमें सर आपका व्यू? नहीं, एपेक्स ऑलरेडी रन हो चुका है, अवंती फीड भी ऑलरेडी रन हो चुका है, तो ऑलरेडी रन होने के बाद में थोड़ा कूल डाउन होंगे तो वापस से ध्यान पॉजिटिव बन सकता है। हम्म। तो मेरे हिसाब से अच्छे खासे रन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लेना है तो थोड़ी बाइंग की जा सकती है। थोड़ा कूल डाउन होते तो वापस एक इसके अंदर भी ध्यान पॉजिटिव है, लेकिन ऑलरेडी रन हो चुका है तो जिसने पोजीशन और वेले लिया रहेगा वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा डिप मिलता है वापस तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। वैसे सर अपनी जानकारी और हमारे दर्शकों के थोड़ा सा व्यू के हिसाब से आपको क्या लगता है सर, क्योंकि जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी ये कहा कि अभी केवल एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सहमति है, एक समझौता हुआ है, डील अभी साइन नहीं हुई है, डॉटेड लाइंस पे कुछ भी साइन नहीं हुए हैं। तो सर डेविल लाइज इन द डिटेल तो नहीं हो जाएगा ना, कि जब डिटेल्स आएंगी तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि अभी तक तो बाजार बहुत उत्साहित है इस डील को लेकर के, 18% हो गया 50% वाला टैरिफ। नहीं, देखिए ध्यान पॉजिटिव है और लेकिन ये चीज हुई है ना कि ट्रम्प जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, तो मार्केट उसके हिसाब से कॉशियस है थोड़ा, और ये बड़ी पोजीशन लेने के लिए थोड़ा हिचक रहा है। तो जब तक कुछ भी साइन नहीं हो तब तक सबसे पहले इंडिया से डील होने की बात थी और अब तक हाँ। हम लोग डील कर ही रहे हैं। तो इसी के कारण है, अनसर्टनिटी बहुत बड़ी है। अगर ये वापस से कोई चीज अपने फेवर में नहीं आती, कोई चीज को लेके अचानक से उनका रीजन अगर डाउन साइड या फिर और कुछ हो जाए, तो वहां पे थोड़ी चीजें वापस से और ज्यादा खराब हो। उससे अच्छा है कि कॉशस ध्यान में रखें, और मार्केट भी उसी हिसाब से देख रहा है कि थोड़ा और एक्स्ट्रा ओवरवेट ना हो के एक ध्यान कॉशस के व्यू रखें। हालांकि व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट एक कॉशस अप्रोच है। उनके भी कुछ जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनके भी बयान आए हुए हैं। तो अब तक थोड़ा क्लियरिटी जब तक आ जावे तब तक ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। और लेना ही है तो थोड़ा पूरी क्लियरिटी के बाद में ले तो ज्यादा बेटर है। यही ध्यान मेरे हिसाब से बाकी के फंड मैनेजर का भी रहना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। वैसे सर जब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब बहुत वॉलेटाइल हैं या फिर पता नहीं कब क्या बोल दे, ऐसे में सर आप अपने क्लाइंट्स को या आपके जो मेंबर्स हैं उनको आप क्या राय देते हैं कि कैश और बाजार में जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उसका रेशो क्या होना चाहिए, यानी कि कितना पैसा आपके पास कैश हमेशा होना चाहिए ताकि आप तैयार रहें किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए? लेकिन फिलहाल थोड़ी अपॉर्चुनिटी 60-40 के रेंज में है, तो मेरे हिसाब से
40% अगर कैश है, अगर वो ही टाइमलाइन दिखेगा जब अपॉर्चुनिटी दिखता है, तभी हम्म। उसके अंदर करना चाहिए। इधर आप समझो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 3-4 लाख रुपए कैश एनी टाइम रखने की अभी फिलहाल एडवाइस है, कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप पता नहीं है कौन सा स्टॉक्स कब रिएक्ट कर जाए, कौन से कमेंट पे रिएक्ट कर जाए। हालांकि फंडामेंटल अगर चेंज भी नहीं होते हैं, फिर भी रिएक्शन है। यहाँ पे फंडामेंटल चेंज हो या फिर और आजकल का थोड़ा सा अलग ही ट्रेंड चल रहा है, नंबर्स अच्छे हैं तो भी स्टॉक्स की पिटाई होती है, तो बिना रीजन की भी पिटाई होती है। तो ये मार्केट थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है, रिटेल का कॉन्फिडेंस वीक है, इसके कारण से थोड़ा कैश लेवल थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है, अगर कोई भी क्लाइंट ट्रेडिंग के हिसाब से काम करते तो। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो सर मैं कुछ हॉट स्टॉक्स की बात कर रहा था जो ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा फोकस में है। उनकी अगर मैं बात करूँ ना सर, तो आज हिंदुस्तान जिंक है, ज़रा जल्दी से पहले ये स्टॉक दिखाइए। 6% के आसपास ही गिरावट है। जैसे मैं आपको मेंशन कर भी रहा था कि सिल्वर के प्राइजेस में एकाएक पिछले कुछ मिनटों में तेज़ गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट्स में आप देखें तो 15% से ज़्यादा का फॉल यहाँ पे आ गया है। सोने में भी हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास का डिप है। जब मैंने देखा था तो $83 के आसपास का लेवल मुझे चांदी में दिख रहा था। अभी ये 76-77 के आसपास, 9-10% के आसपास ही गिरावट है। 12% भी एक समय हो गया था। तो सर ये जो कल बैठक होने वाली ना, जैसा मैं आपको ग्लोबल पॉइंटर्स में बता भी रहा था कि ईरान और यूएस के बीच में ओमान में एक बैठक तय हुई है। अब इसमें सहमति बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये ब्रेंट भी उसी वजह से फिसला है। और सोने चांदी में सर हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा डर का माहौल है वो शायद खत्म होता हुआ दिखा, या फिर जो टेंशन्स हैं वो शायद खत्म हो जाएंगी, या फिर कुछ उम्मीद बन रही है कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे पूरा जो डर का माहौल है या जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो कम हो जाएगी। सर इसी वजह से चांदी गिर रही है। हिंदुस्तान जिंक में भी उसी का इम्पैक्ट है। ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स इनफैक्ट गिर रहे हैं इस वजह से। इन पर आपका व्यू दीजिए सर, क्या करना है। ये मेटल्स ऑलरेडी, जिस हिसाब से मैंने बोला कि कल चाइना और अमेरिका का जो भी कन्वर्सेशन हुआ, तो वो उस हिसाब से देखेंगे, तो उसी के कारण से मेटल कूल डाउन होता हुआ दिखेगा। तो मेटल सडन कूल डाउन होगा, जितने भी मेटल से रिलेटेड कंपनी है, वन टाइम एक कूल डाउन अपने को देखने को मिल सकता है। हालांकि इतने जितने भी बड़ी कंपनीज है वो अपने आप को वेल प्लेस्ड ऑलरेडी करके रखती है, लेकिन फिर भी सडन एक मेटल्स के अंदर कूल डाउन होता है, तो ये एक सारी कंपनीज को एक बार डाउन साइड अपने को देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा भी अगर डाउन साइड मिलता है, तब उसको वापस से एक रिव्यू किया जा सकता है। 550 560 की रेंज अगर मिलती है, तो वो उसको वो काउंटर को वो टाइम पे रिव्यू किया जा सकता है। लास्ट मोमेंट में भी शायद मेरे हिसाब से उसी लेवल से एक वापस से अपसाइड हुआ था। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पेन जो है अपने को देखने को मेटल्स के काउंटर में थोड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी मेटल स्टॉक्स भी देखें सर, वेदांता देखिए 4.5% नीचे है। नालको में भी हम देख रहे हैं कि 4.5% का कट है। 2.25% नीचे एनएमडीसी है। हिंडाल्को भी 3.5% नीचे है। एक बार मैं हिंदुस्तान कॉपर भी देखना चाहूँगा कि वहाँ पे किस तरह का रुझान है। हिंदुस्तान कॉपर में भी 3.5% के आसपास का ड्रॉप है। तो सर चांदी का कोरिलेशन हिंदुस्तान जिंक से तो साफ तौर पर दिखता है, लेकिन जो मेटल स्टॉक्स में जो प्रेशर बन रहा है, क्या मेटल भी सर उसी श्रेणी में आ गए जैसा हम गोल्ड सिल्वर में देखते हैं? क्योंकि गोल्ड सिल्वर दुनिया भर में टेंशन बढ़ती है तो ये बढ़ते हैं, और कम हो रही है या फिर कम होने की जो उम्मीद बन रही है, केवल उसी से आप देखिए किस तरह से फॉल आ रहा है। और वैसे ही कुछ रुझान हम मेटल स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। तो क्या ये भी अब ग्लोबल टेंशन से या जियोपॉलिटिकल टेंशन से लिंक हो गए हैं? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे चाइना और अमेरिका का और ओवरऑल वर्ल्ड का टेंशन इरेज होता है, तो प्राइजेज जो मेटल की एक स्काई रॉकेट बन रही है, उसके अंदर थोड़ा सा अपने को कूल डाउन देखने को मिलेगा। तो सडन इन्वेंट्री के हिसाब से चेंजेस होते हैं, तो फिर मेटल के स्टॉक्स भी उसी हिसाब से एक बार का तो रिएक्ट करेंगे। हालांकि पोजिशनल उन्होंने कैसे बिठाया हुआ है वो बाद में अपडेट देखेंगे, लेकिन एक बार सडन रिएक्शन तो सारे मेटल्स के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी के कारण से अगर पता नहीं सुबह तक चार्ट आपका पॉजिटिव बना है, शाम को ट्वीट आया तो फिर वो नेगेटिव बन जाता है। तो ये सारे इम्प्लीकेशन इसी के कारण से मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है, लेकिन विथ कॉशस है। तो उतना ओवर पोजीशन नहीं लेके जाके फिर उसको ध्यान से रहता है। तो ये सारी चीजें फिलहाल उसी कैटेगरी में है। थोड़ा डिप का वेट करे, डिप मिलता है तो वापस से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो फिर वापस से अपॉर्चुनिटी 5-7% की मिल जाती है। हाई वॉलेटाइल मेटल में फिलहाल हाई वॉलेटिलिटी है, बट वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो नंबर मेरे हिसाब से सारी मेटल कंपनी के अच्छे आने चाहिए। तो ठीक है, डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह बन सकती है। मतलब मेटल्स में आपका व्यू पॉजिटिव है। थोड़ा डिप का वेट कर लें, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो लो लेवल्स पे एंटर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक थोड़ा दो, एंट्री। हाँ, एक दो अच्छे नाम सर, क्या वो टाटा स्टील होगा, क्या वो नालको होंगे, या हिंदुस्तान जिंक होगा?
देखिए, हिंडाल्को वेल पोजीशन है, टाटा स्टील भी वेल पोजीशन है, और एनएमडीसी भी वेल पोजीशन है। तो ये सारे काउंटर जो है वेल पोजीशन है। यहाँ पे डिप मिलता है तो डिप का वेट करके उसके अंदर एंट्री वापस से बनाई जा सकती है। बट ये थोड़ा आपको मेटल के वापस से प्राइस रिवर्सल हो तब उस तक वेट थोड़ा कर ले, वहां से रिवर्सल देखने को मिले तो फिर वहां पे एंट्री बनाई जा सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत फिलहाल इन सब का सारे काउंटर्स के अंदर है नहीं। तो मेरे हिसाब से डिप के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। मतलब ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है, और कोई भी फॉल, कोई भी गिरावट आती है या कोई ऐसा मूड माहौल बनता है तो गिरावट एक एंटर करने का मौका है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो। डेफिनेटली। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो ये होगी मेटल स्टॉक्स की बात, जो कि आज काफ़ी वॉलेटाइल हैं। ये जो कल बैठक होने वाली है ना, यूएस और ईरान के बीच में ओमान में, उस बैठक से पहले हम देख रहे हैं कि जो नर्वसनेस है वो सोने चांदी की कीमतों में आप दिख रही है। वैसे हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब होती है, नर्वसनेस बढ़ती है, तो सोना चांदी चलते हैं। अब ये कभी टेंशन ईज ऑफ ना हो जाए या फिर दोनों देशों के बीच में जो तनाव है कम ना हो जाए, अब सोने चांदी की कीमतों में या फिर उनके जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिस वजह से इतना बड़ा फॉल हम सोने चांदी की कीमतों में और मेटल प्राइजेस में भी देख रहे हैं। और उसी का इंपैक्ट आप देखिए सारे मेटल स्टॉक्स पे आज साफ तौर पे देखने को मिला। लेकिन आपके लिए व्यू साफ है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो डिप्स पर अच्छे शेयरों में आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। वैसे ये स्टॉक सारे ही बुल रन में हैं, गिरावट कूल ऑफ हो जाता है तो उसके बाद आप जरूर यहाँ पे एंटर करके चल सकते हैं। सर आपका एक ना व्यू मुझे एचएएल पे दीजिए, या फिर डिफेंस स्टॉक्स पे इन जनरल। एचएएल में सर कल भी हमने 5 या 6% के आसपास का फॉल देखा, अभी भी 5.5% नीचे। कल आपने भी सर वो खबर देखी होगी जो फाइटर जेट का ऑर्डर मिलने वाला है बड़ा, उसकी रेस से ये बाहर हो गए हैं। अब एलएनटी, टाटा और आई थिंक भारत फोर्ज उस लिस्ट में रह गए हैं, जिसका अनाउंसमेंट शायद अगले 1-2-3 महीने में हो जाएगा। तो सर ये एचएएल के लिए इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि 2 दिन में शेयर 10% निकल जाए? नहीं, देखिए, इतने टाइम से वो न्यूज चल रही थी और सडन अगर आया कि पूरे बार है, उसके बाद में मैनेजमेंट का जो कमेंट आया वो भी थोड़ा इनकरेजिंग नहीं था। तो मेरे हिसाब से उसके कारण से यहाँ पे अपने को एक फॉल देखने को मिला है। हालांकि स्ट्रक्चरली उतना नेगेटिव तो हम लोग नहीं है, बट जो चीजें हुई है वो मार्केट को उतनी पसंद नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से ये टाइप की चीजें हैं। अगर वैसे ही था तो वो पहले मैनेजमेंट अगर क्लियर कर देते थे तो शायद इतना फॉल अपने को शायद नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ओके। तो ट्रेंड पे एक बार देखिए, ट्रेंड के जो नंबर्स आए उसके बाद ये स्टॉक का आपको फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा, ½ % के आसपास का आप मूव है। टाटा पावर देखिए जिसके नंबर्स आए हैं उसके बाद भले ही नंबर्स मुनाफे के फ्रंट पर अच्छे हैं, बाजार अनुमान से बेटर है, लेकिन स्टॉक में आप देखिए करीब 2% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना है कि एनएचपीसी कैसे रिएक्ट कर रहा है, जिसका अबिड्डा बहुत ख़राब आ गया था, मार्जिन टूट कर आए थे, लेकिन स्टॉक आप देखिए उसके बावजूद सर 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। 76 रुपये 20 पैसे तक फिसला सर, और वापस देखिए स्टॉक में रिकवरी आ गई। सर आपको थोड़ी हैरानी नहीं होगी जिस तरह का मूव है ये, या फिर बाजार को पहले ही पता था कि नंबर्स में कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, वह हैरानी नहीं है। गवर्नमेंट के स्टॉक से तो उतना बाइंग और सेलिंग भी नहीं बनता है। जहाँ पे लिया हुआ है गवर्नमेंट का स्टॉक से तो वो डिविडेंड पे ही का है और ऑलरेडी बीटन डाउन हो चुके हैं। अच्छा। यहाँ पे बड़ा एक डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्ट करते नहीं गवर्नमेंट के स्टॉक्स में। ऑलरेडी बीटन डाउन हो चुका है, डिविडेंड पे ही है। जब अच्छा नंबर आता है तो फिर वो वहाँ पे भी उतना कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता नहीं। ठीक है सर, एक ना मुझे आपका क्यूएसआर स्टॉक्स पे व्यू दीजिए। वैसे फोर्स मोटर्स भी अच्छा चल रहा है, नंबर्स अच्छे आए हैं इनके, 6.5% ऊपर। एक बार ये स्टॉक दिखा दीजिए मुझे सर। आपका व्यू चाहिए देवयानी इंटरनेशनल और सेफायर फूड्स पर, जिनकी डील भी एक्चुअली हो चुकी है। 2-3 हफ्ते पहले ये आया था डील का अनाउंसमेंट। 7% देवयानी इंटरनेशनल ऊपर है, 6.5% सेफायर फूड्स ऊपर है। कल नंबर्स आए थे सर देवयानी इंटरनेशनल के, नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद ये स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। आज क्या हुआ ना सर, ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है ट्रेंड को लेकर भी और देवयानी इंटरनेशनल को लेकर भी। एक बार वो ब्रोकर्स की रिपोर्ट अगर आपके पास रेडी है तो दिखा दीजिए। बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट आई है सर देवयानी इंटरनेशनल पे, उस पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है उन्होंने और 160 रुपये का टारगेट दिया है। दूसरी तरफ जेफरीज का एक अपग्रेड आया है, बाय रेटिंग कर दी है सर बढ़ा के उन्होंने, और 145 रुपये का टारगेट दिया है। सर आपका क्या व्यू है क्यूएसआर स्पेस को लेकर, देवयानी सेफायर को लेकर, स्पेशली जो डील हुई है और जो नंबर्स आए हैं देवयानी के उसके बाद? नंबर ठीक है, कुछ इनके बिजनेस है जो ब्रेक इवन पे भी आए हैं, तो उसी के हिसाब से पॉजिटिव। और स्टॉक्स ऊपर से काफी बिटन डाउन हो चुका है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्कोप है। यहाँ पे अगर थोड़ा भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर पोजीशन बनाते हैं तो 160-165 के टारगेट शायद आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर सर मेंटेन करते हैं तो 185-190 की रेंज जो है देवयानी के अंदर देखने को मिल सकती है। दोनों स्टॉक का, सेफायर फूड और देवयानी दोनों का
अर्लियर मेजर भी अनाउंस हुआ है। हाँ जी। और उसके बाद में सैफायर फूड में अपने को थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिला है। तो हम्म, दोनों ही चीजें पॉजिटिव है, स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव। अगर कोई भी पॉजिटिविटी नंबर के अंदर देखने को मिलेगी, ये दोनों स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा अपमूव भी अपने को इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। अब आइए सर आईएफसीआई पर। आप कहेंगे कि आईएफसीआई क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सरकारी कंपनी है सर, 60 रुपये के आसपास का लेवल है, 3.5% ऊपर है। आईएफसीआई सर इनडायरेक्टली सही, लेकिन एनएसई के आईपीओ से इनका सरोकार है। कैसे सरोकार है सर? इनके पास एसएचसीआईएल में कुछ 53% के आसपास की हिस्सेदारी है, और एसएचसीआईएल की सर आप जानते होंगे एनएसई में करीब 4-4.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो उस हिसाब से देखें तो इनडायरेक्टली इनके पास सर करीब 2-2.25% के आसपास का हिस्सा बैठता है। अब उस कैलकुलेशन को अगर हम करें सर, अगर 5 लाख करोड़ के आसपास का एनएसई के आईपीओ का वैल्यूएशन बैठता है ना, तो इनके स्टेक की वैल्यू सर ये जो 4% के आसपास है ना, वो कुछ 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। टोटल मार्केट कैप इनका सर इतना ही है। तो ये कंपनी फ्री में हो जाएगी अगर इतने वैल्यूएशन पर एनएसई का आईपीओ आ जाता है। तो अभी भी जो अपमूव है उसके बाद सर 16,15 हज़ार करोड़ रुपए का मार्केट कैप है आईएफसीआई का। सर आपने अगर इस एंगल से इसको देखा हो तो क्या आईएफसीआई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर एक वैल्यू प्ले के तौर पर उभर सकता है? डेफिनेटली हमने हमारे क्लाइंट्स को 55, 50, 52 की रेंज में ये सजेस्ट भी किया था। और ये हमारे स्टॉक्स रडार में भी है। स्टॉक होल्डिंग इसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसमें स्टेक्स है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उसके अंदर स्टेक है। तो ये आईएफसीआई के लिए पॉजिटिव है। दूसरा बात ये है कि वैल्यूएशन के ऊपर एनएससी का आईपीओ आता है। आईपीओ आने के बाद में किस हिसाब से ट्रेड करता है, तो वो भी एक पॉजिटिविटी हो जाएगी। लेकिन जो होल्डिंग कंपनीज का रेशियो है, मार्केट उस हिसाब से वैल्यूएशन देता है। तो अगर इनकैश होगा तो उस हिसाब से देखेगा, अगर होल्डिंग के हिसाब से बैठता है तो होल्डिंग का प्राइस उस हिसाब से मार्केट उसको प्राइस देता है। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। ये काउंटर में थोड़ी और अपसाइड 75 से 85 की रेंज, अगर आईपीओ के जब जब इसका आईपीओ एकदम नजदीक होता है, तब शायद वो रेंज भी अपने को देखने को मिले। बिल्कुल डेफिनेटली हमारे रडार पे है, और हमने हमारे क्लाइंट्स को लोअर लेवल पे सजेस्ट भी किया हुआ है। ठीक है। एक टिमकेन इंडिया है, ये स्टॉक दिखाई 6.5% नीचे है। कल नंबर्स आए थे, नंबर्स भी आई थिंक हमारे पास रेडी है, नंबर्स ठीक नहीं थे शायद, उस वजह से ही हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव साइड पे। अच्छा एक शेयर है सर, आईटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है, बस मुझे हेक्सावेयर पे आपकी राय दीजिए, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। हेक्सावेयर में सर 8% के आसपास का अप मूव है। एक ज़माने में सर ये पहले जो अभी जो लिस्ट हुआ उसके पहले सर हेक्सावेयर बहुत ज़्यादा फोकस में रहता, जब भी आईटी की बात होती थी हेक्सावेयर का नाम ज़रूर आता था। दोबारा जब ये सर लिस्ट होके आया ना, तो कोई ज़्यादा ध्यान ही नहीं है, कोई तवज्जो ही नहीं है स्टॉक को लेकर। कंपनी तो वही है, काम भी वही है, सेक्टर भी वही है। सर जब कोई बात होती है ना आईटी सेक्टर को लेकर, तो इसका नाम तक नहीं आता है। कोई स्पेशल रीज़न, कोई कारण आपके रडार पे है ये स्टॉक? नहीं, एकदम साइडवेज काउंटर टाइप है। डेफिनेटली आपने जैसा बोला उस हिसाब से वो एकदम ध्यान में आता नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये काफी नीचे है, और आईपीओ के भाव से भी काफी नीचे है। तो मेरे हिसाब से इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और कोई भी डिप आता है तो फिर फिलहाल वैल्यूएशन अगर ज्यादा नीचे है तो फिर उसको वैल्यूएशन के हिसाब से यूज भी किया जा सकता है बाइंग के लिए। आज अगर कहीं से प्रेशर बन रहा है ना, अगर आईटी नहीं गिरा है, तो एक तो मेटल ने प्रेशर बना दिया, एक डिफेंस ने प्रेशर बना दिया, एचएएल नीचे है और रियल्टी नीचे है, और उसके साथ साथ ऑटो। सर रियल्टी पे मैं आपका एक व्यू लेना चाहता हूँ। रियल्टी स्टॉक्स में क्या रेजिडेंशियल सेल्स या फिर जो प्राइमरी सेगमेंट में भी जो सेल्स हैं वो दिक्कत करने लगी, इस वजह से गिरावट आई है, या फिर रनअप बहुत ज़्यादा हो गया था? ये पूरा स्पेस अगर आप देखेंगे ना सर, बड़ी गिरावट की चपेट में, और कोई बाइंग इंटरेस्ट के साइंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। रीज़न क्या है सर? और आपके हिसाब से क्या अच्छा मौका है कुछ कुछ अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, या फिर अभी दूरी बनाए रखें इस सेक्टर से? देखिए, मुंबई से रिलेटेड कुछ रियल्टी स्टॉक्स थे, तो उसके कारण से कुछ बीएमसी का शायद अनाउंसमेंट था, या उसकी वजह से वो प्रेशर में कुछ एक टाइम अपने को देखने को मिले थे। बट मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा सा वापस से इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ एक रीजन पॉजिटिव भी बन रहे हैं। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव ध्यान बनेगा। डीएलएफ के हिसाब से देखेंगे तो डीएलएफ में काफी चीजें अभी पॉजिटिव हुई है। तो डीएलएफ के अंदर अपर साइड की कुछ रेंज अपने को 750, 760, ये इमीडिएट रेंज मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। और उसके ऊपर मेंटेन करते हैं तो 900 प्लस के भी टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। 570 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा के चला जा सकता है। 570 के नीचे का स्टॉप लॉस, और टारगेट आप कह रहे हैं 900 का डीएलएफ में? बिल्कुल, इसके अंदर वैसी कुछ चीजें हुई है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव ध्यान है। लोडा डेवलपर में भी अगर कोई डिप मिलता है तो उसको डिप को वापस से बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे भी एक 1150 से 1200 की रेंज लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे भी बैट किया जा सकता है। क्या स्टॉप लॉस होगा सर यहाँ पर?
यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा डिप में बाइंग करने की सलाह रहेगी, 980 से 1020 की रेंज में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 920 के बिलो जाता है तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अपर साइड में 1150 1200 की रेंज ये ध्यान में रखेंगे। डीएलएफ यही ले लें या डीएलएफ में भी डिप का वेट करें सर? डीएलएफ थोड़ा यहाँ पे लिया जा सकता है, बाकी का थोड़ा कैश कॉर्पस अगर है तो वहाँ पे वेट करिए। वहाँ पे अगर कोई किसी कारणवश डिप मिलता है तो फिर वहाँ पे यूज करिए। 620 के करीब अगर वापस मिलता है तो वो यूज करे वहाँ पे कैश। यहाँ पे 50% बाइंग की जा सकती है। ठीक है, परफेक्ट है। धीरे धीरे 50% के आसपास तो डीएलएफ में यहीं पे बाय कर सकते हैं। लोधा में थोड़ा और डिप का वेट कर लें, वहाँ पे आप खरीदें 1020 से 980 की रेंज में। आपका टारगेट 1150 से 1200 हुआ होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। 920 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, बाजार इस बीच आपको बता दूँ थोड़ा और फिसलता हुआ दिखा। मैं क्यों आपको बता रहा था कि कुछ सेक्टर्स जो कि ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ना, उसमें मेटल तो है ही है, ऑब्वियस सा नाम है, डिफेंस भी है, इसके अलावा ऑटो और रियल्टी। सर, ऑटो पे कोई कमेंट आपका? जो ऑटो में गिरावट आज हो रही है, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ सीरियस कंसर्न है कोई? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बना हुआ है तो सारे पोजीशन उसके हिसाब से प्लेस हो रहे हैं। वैसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आयसर है, इसको कोई भी डिप में अगर एक वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए यूज किया जा सकता है। ये दो काउंटर फिलहाल वेल प्लेस्ड है। ठीक है। मैं दर्शकों के सवालों की ओर भी बढ़ रहा हूँ सर। एक हमारे प्राइम मेंबर है स्वप्निल जी, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ गेट मी व्यू ऑन GPIL। ये कह रहे हैं कि इनका बाइंग प्राइस है 285 रुपये का, और HCC का बाइंग प्राइस है सर 30 रुपये का। HCC और GPIL। इन दोनों ही काउंटर को होल्ड किया जा सकता है। मार्केट काफी वोलेटाइल है और मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर वैसे ही हमने काफी प्रेशर देखा है। उस कारण से ये सारे काउंटर जो है बहुत ज्यादा डाउन है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करिए। गोदावरी पावर में भी थोड़ा अपसाइड अपने को देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के अंदर की भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। और जब स्मॉल कैप और मीडियम जो का मिड कैप है यहाँ पे जब परफॉर्म करना चालू होंगे तब इसके अंदर थोड़ी वापस से बाइंग अपने को देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तक वैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग अभी मिड एंड स्मॉल कैप में चालू हुई नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। अच्छा, सुशील शर्मा जी हमारे मेंबर है, कह रहे हैं सर सेजिलिटी इंडिया में नेक्स्ट 10 डेज के लिए व्यू बता दीजिए। मेरा एंट्री लेवल है 52 रुपीज़ का। सर, ये 100% एक्सपोजर है यूएस में इनका, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ मूव पॉजिटिव साइड पे बन सकता है। अच्छा कर रहा है परफॉर्म ये स्टॉक। लेकिन 10 डेज का तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरली काउंटर अगर यूएस में पोजीशन है, नंबर्स काफी इम्प्रूव होके आए हैं। काफी क्वार्टर्स के अंदर नंबर इम्प्रूव होके आए हैं। तो यहाँ पे हमारा ध्यान पॉजिटिव है। बट ये अब काउंटर फिलहाल 52 के ऊपर जब मेंटेन करेगा तो इसके अंदर पॉजिटिव है। लोअर लेवल में वापस 47 ब्रेक करता तो हो सकता है कि 45 44 भी दिखा दे। तो उस चीज को ध्यान में नहीं रखते हुए यहाँ पे ध्यान पॉजिटिव, क्योंकि नंबर्स काफी बढ़िया है कंपनी के। काम का जो है काफी बढ़िया है। और यूएस से तो अभी जैसे कि हमारी डील जो फाइनलाइज हो रही है तो उसके हिसाब से भी पॉजिटिव ध्यान है। और नंबर काफी, मैनेजमेंट का भी आउटलुक जो आता है वो भी काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ध्यान पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे हिसाब से 10 दिन को छोड़ के थोड़ा लंबा नजरी रखे ज्यादा बेटर है। ठीक है, लंबा नजरिए रखिए, 10 दिन की बजाय, वो शायद आपके लिए ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ सर ये कह रहे हैं कि एनवायरो इंफ्रा में जो तेज़ी है, क्या ये रिकवरी का साइन है सर? देखो, एनवीरो इंफ्रा में भी तेजी का ध्यान बना हुआ है और यहाँ से भी मेरे हिसाब से थोड़ी और अपसाइड इसके अंदर 225 230 के 240 की रेंज देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 160 के बिलो यहाँ पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा मोमेंट मेरे हिसाब से वैल्यूएशन भी ठीक ठाक ही है। यहाँ पे एक मोमेंट थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखे ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, JSL को लेकर आपका व्यू दीजिए, JSW एनर्जी के को लेकर भी आपका व्यू दीजिए सर। शंकर सिंह जी हमारे एक दर्शक हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि JSL 858 पर लिया हुआ है, 250 शेयर है इनके पास, और 400 शेयर JSW एनर्जी के हैं, 501 रुपये का प्राइस है। ये पूछ रहे सर इसके चार्ट कैसे हैं, मैं एवरेज करूँ? मेरे पास 4 लाख रुपये इन्वेस्ट हैं दोनों में। आपका व्यू दीजिए, अगर आप बोलें तो मैं एवरेज करूं या फिर होल्ड करूं, या फिर आप बोलें तो मैं एग्जिट भी कर सकता हूं। नहीं, देखिए दोनों ही काउंटर बढ़िया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को यहाँ पे थोड़ा आपका जो भी कॉर्पस है उसका 50% यहाँ से एवरेजिंग किया जा सकता है। जेएसएल को यहाँ पे होल्ड करें। यहाँ पे उतना कोई मोमेंट है नहीं। कोई भी डिप मिलता है 720 किसी कारणवश तो वहां पे उसको एवरेज करने की सलाह बन सकती है। यहाँ पे तो ये कोई ज्यादा डाउन नहीं है तो वापस 1 2 दिन में भी रिकवरी कर सकता है। तो मेरे सबसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 50% एवरेजिंग किया जा सकता है।
अच्छा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आप चाहें तो 50% एवरेजिंग करके चल सकते हैं। संदूर मैंगनीज सर, मित्तल जी का सवाल है, मित्तल जनरल स्टोर इनकी आईडी है, कह रहे हैं कि 167 में है, 167 का प्राइस है सर इनका। इनके पास अदानी पोर्ट्स भी हैं, 1480 का प्राइस है, और एनटीपीसी दिग्गज पावर कंपनी सर 359 में ले रखा है। आपसे पूछ रहे हैं सर क्या करना चाहिए। देखो एनटीपीसी अदानी पोर्ट ये दोनों ही काउंटर के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और संदूर मैग्नीज जो नंबर के बाद में थोड़ा सा एक रिएक्शन आया है, तो संदूर मैग्नीज में 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी का होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इनमें आप कह रहे हैं तीनों में ही 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब प्रॉफिट हो भी रहा है तो ज़रूर करना भी चाहिए। अच्छा, दो तीन नाम और हैं सर, जैसे जमुना ऑटो हुआ, जेके टायर हुआ, बेलराइस इंडस्ट्रीज, इनमें एक हमारे प्राइम मेंबर है, पूछ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर, जमुना ऑटो, जेके टायर, बेलराइस। देखो जमुना ऑटो का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और 124 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड किया जा सकता है। अपसाइड में देखें तो 136, 142 और 148 ये रेंज इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो जमुना ऑटो फेवरेट है एक, उसको कर सकते हैं। दूसरा बेल राइज है, अगर कोई भी डिप मिलता है तो फिर उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, डिप जहाँ पे भी मिल रहा है। अगर अभी भी फिलहाल हमने 158 160 की रेंज में से देखा था वहां के, उसके बाद में ये 185 तक आ गए, तो ये कारण वापस से कोई 168 170 ये रेंज वापस मिलती है तो उसको डिप को एक वापस से बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए उस हिसाब से। जैसे अभी आपको बोला भी गया कि एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, संदूर मैंगनीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कुछ आप मुनाफा वसूली के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बेल राइज हुआ या फिर जमुना ऑटो हुआ, इनमें आप कोई भी डिप मिलता है तो उसे खरीदारी के तौर पर यूज़ कीजिए। एक समर अबिदी जी, ये हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि संदीप जी प्लीज़ ऐसा कोई भी चार्ट ना लगाएं जिसमें करंट डेट ना हो, क्योंकि बाद में अगर ये प्रोग्राम देखता हूँ तो समझ नहीं आता है कि किस डेट का प्रोग्राम है, तो प्लीज़ कंसिडर। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे कि डेट के साथ आपको ये दिखाया जाए ताकि पता चले कि किस दिन का भाव है ये। तो पॉइंट वेल टेकन सर, ज़रूर इसके हम ऊपर कंसिडर करेंगे। एक सर हमारे दर्शक हैं अरशद जी, कह रहे हैं कि विप्रो और विद्या वायर्स के बारे में कुछ बताइए। तो सर आईटी में जो फॉल हो रहा है, किसी ने अभी और भी सवाल पूछा था, कह रहे हैं कि इन्फोसिस और कितना गिर सकता है। अब विप्रो को लेकर भी सवाल आ गया लोगों के मन में सर, यही एक कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या ये जो आईटी में डिप आया है, जो गिरावट आई है इतनी बड़ी, क्या ये मौका है, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स तो सर 52 वीक लोस पर या फिर उसके आसपास पहुंच गए हैं। देखो आईटी में मैंने जैसे सबसे बोला कि यहाँ पे एक नए ट्रिगर नहीं बन रहे, तो इनकी अपसाइड जो है वो कैप्ड हो चुकी है वो टाइम बीइंग के लिए। जब तक नए ट्रिगर नहीं बनेंगे तब तक आपको नीचे में बाइंग है, ऊपर में सेलिंग, क्योंकि नया ट्रिगर नहीं मिले तब तक नए भाव जनरेट होगा नहीं। अच्छे डिविडेंड पे ही है तो उसके हिसाब से इनकी लोअर रेंज भी कैप्ड है। तो यहाँ पे जब भी थोड़ा हाई होगा तो कुछ ना कुछ रीजन बन के उसके अंदर थोड़ा प्रेशर जनरेट होगा, डिप होगा तो वहाँ पे भी वैल्यू देख के बाइंग किया जाएगा। तो फिलहाल आईटी के अंदर वो चीज बनी हुई है, एक दो क्वार्टर के बाद में शायद चीजें अगर सुधरे तो यहाँ पे फिर वो उसको पॉजिटिव हिसाब से देखा जा सकता है। अभी गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट है कुछ एक आईटी कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। काफी सारी चीजें हैं, ग्लोबल है, जियो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें भी इससे लिंक है, तो इसके कारण से अभी फिलहाल हायर साइड कैप्ड है। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन रिजनेबल है तो आपको घबराने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हायर वैल्यू अभी इमीडिएट मिले वो बोल नहीं सकते। मतलब पैसा बनेगा लेकिन धीरे धीरे वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा आपको। डेफिनेटली आपको पेशेंस के, अगर आपका आईटी के अंदर स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना है तो मिनिमम एक साल से ऊपर का व्यू आप रखोगे तो ही ज्यादा बेटर है, तभी आपको थोड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। तो आपने नाम तो बताए थे सर, दिग्गजों में भी और मिड कैप में भी, अगर आप दोहरा दें सर इनके लिए भी अच्छा होगा, और विप्रो पे भी आपकी राय दे दें, क्या विप्रो भी उस लिस्ट में शामिल होता है। देखिए विप्रो के अंदर डिप मिलेगा तो उसको यूज करेंगे। अपर साइड में 255 260 की रेंज बनती है, लोअर साइड में 220 से 228 ये बाइंग रेंज भी बनती है। तो विप्रो के अंदर उस हिसाब से ध्यान रखें, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, तो ये काउंटर काफी बढ़िया है, डिविडेंड भी ठीक ठाक देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो काउंटर है और वेल प्लेस्ड, अपनी पोजीशन को ये वेल प्लेस्ड करके रखते हैं, बड़ी कंपनीज है। तो किसी का डिप मिलता है तो उनको बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि सर पता क्या है, मतलब सवाल क्यों आते हैं ना, ये एक तो ये कि गिरावट होगी, और दूसरा सर इसमें ना मौके बहुत है, मौके इन द सेंस कि इनमें ऑप्शंस बहुत है, टू बी प्रिसाइज, कि एचसीएल लें,
TCS लें, इन्फोसिस लें, विप्रो लें या फिर कोई मिड कैप आईटी लें, कोफोर्ज लें, परसिस्टेंट लें, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक थोड़ा जो सवाल आते हैं ना वो इस चीज़ को लेकर भी आते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। नहीं, ये कंपेरेटिवली क्वेश्चन भी आएंगे और कंपेरेटिवली अपने को देखना भी पड़ेगा। ज्यादा बेटर के अंदर जिसने अभी आप पोजीशन अब बेस्ट कर ली है, तो उस हिसाब से वो चीजें बेस्ट की बोलना पड़ेगा। अब जिसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग बेस्ट नहीं प्लेस्ड है, तो वहां पे और ये कंपनी किस हिसाब से आगे अभी फिलहाल के सारे एआई से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको देख रही है, तो फंड भी उसी हिसाब से देख रहे हैं कि अपकमिंग चीजें क्या हो रही है। फंडामेंटल्स ठीक है, फंडामेंटल्स के हिसाब से आप डिविडेंड है, ये सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन नए ट्रिगर के लिए नए भाव के लिए नया ट्रिगर चाहिए, तो वो मिसिंग है। उसके कारण से ही नए भाव जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। और लोअर कैप्ड इसके लिए लोअर में बाइंग आती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे डिविडेंड है, वैल्यूएशन है, काम तो कर ही रहे हैं। तो ये दोनों चीजों के बीच में आईटी अटका हुआ है। अच्छा, ठीक है। वैल्यूएशन अच्छे हैं, भाव काफ़ी अच्छे गिरे हुए हैं, डिविडेंड अच्छे आते हैं इनके। बस दिक्कत ये है कि ट्रिगर नहीं है नया, कोई बहुत बड़ी तेज़ी के लिए कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही है कि एकदम से चलने लगे या फिर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने लगे। तो उस तरह का व्यू आप लेके चलिए। कंपनियां अच्छी हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, टाइम लगेगा। अगर आप पेशेंस के साथ इनको होल्ड कर सकते हैं तो पैसा अभी भी बन सकता है, बशर्ते आप इनको होल्ड करें। मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं कि संदीप जी 2 से 3 दिन से आप मेरा सवाल नहीं ले रहे हो, सुबह के शो में भी और कल 1 बजे वाले शो में भी। सर ऐसा कुछ डिलिब्रेट नहीं है। देखिए मैंने अगर आपका ये वाला पॉइंट लिया है तो आपका अगर क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता तो मैं आपका सवाल भी ले लेता। अब सर ये जो लिस्ट है ना बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी अपडेट होती है या फिर फ्लिप में मारती है, तो अगर उसमें कुछ मिस हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी गलती हो सकती है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं सीक्वेंस से चलूँ, किसी को ये ना लगे कि किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव या कोई पार्शियलिटी हो रही है। तो मेरे सामने जैसे जैसे सवाल आते जाते हैं मैं लेता जाता हूँ। कुछ मिस हो भी गया हो तो सर क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ ऐसा मन में मत रखिएगा। विजय लक्ष्मी जी का सवाल है, कहने कि सर मुझे व्यू चाहिए ATGL पर, मेरे पास 80 शेयर हैं 574 रुपये पर। सर ये जो डील हुई है ना उसका मैंने टेक्सटाइल डिस्कस कर लिया, मैंने केमिकल डिस्कस कर लिया, मैंने श्रिम्प वाले शेयरों को डिस्कस कर लिया। एक जेफरीज की रिपोर्ट 1-2 दिन पहले आई थी, वो कह रहे थे कि अदानी ग्रुप इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। सर ATGL और पूरे ग्रुप पर आपकी राय दीजिए। इस डील के बाद आप कैसे इनको खास तौर पे ध्यान में रखें, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें इनके ऊपर। देखिए, डील अगर हो ही जाती है उसके बाद में शायद हो सकता है कि इंडिया यूएस के रिलेशन इंप्रूव होते हैं, तो ये भी इस ग्रुप के लिए पॉजिटिव मेरे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। फंडामेंटल वैल्यूएशन जो है अगर देखें अदानी ग्रुप के शेयर की, काफी रिजनेबल है। और इसी के कारण से कोई भी डिप मिलता है, जैसे अदानी पोर्ट है, अंबुजा सीमेंट है, अदानी टोटल गैस है, अदानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, तो ये सारे काउंटर है। यहाँ पे एक ध्यान पॉजिटिव रहता है, डिप में थोड़ी बाइंग भी आती है, हालांकि वो कोई भी न्यूज आती है तो रिएक्शन भी उस हिसाब से थोड़ा डिप रहता है। बट ये सारे काउंटर मेरे सबसे पॉजिटिव है। यहाँ पे बायस थोड़ा पॉजिटिव बना के चलना चाहिए। अगर रिलेशन सुधरते हैं तो ये सारी चीजों के लिए पॉजिटिव डेफिनेटली है। तो आपने कहा सर एक अदानी पोर्ट्स, दूसरा अंबुजा, तीसरा अदानी एनर्जी, एक चौथा नाम भी आपने लिया था कोई। अ, अदानी पावर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदानी पावर का भी कैश फ्लो काफी बढ़िया है और नंबर्स भी ठीक ठाक ही आते हैं, तो अदानी पावर भी कोई भी डिप कारण से डिप मिलता है उसको बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं। 180 185 की रेंज दिमाग में रख सकते हैं टारगेट के हिसाब से। तो सर ये ATGL ये इस लिस्ट में नहीं आता है, मतलब इनके पास हैं 574 रुपये पर, हमारे एक दर्शक हैं। नहीं, ये स्टॉक्स भी बढ़िया है, इसके अंदर भी टारगेट थोड़े अपसाइड 700 प्लस के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे चीजें जिस हिसाब से इम्प्रूव होगी तभी इसके अंदर होगा। जब अगर ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो रिएक्शन भी उस हिसाब से होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो शायद इनको रिवॉर्ड भी अच्छा मिल सकता है। नहीं, ठीक है कि रिलेशन अच्छे होंगे तो इनको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी तक सर जो अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद जो अपमूव आ चुका है उसके बाद भी ये ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, दो चार चार पांच नाम आपने बताए हैं, अगर किसी को मान लीजिए 100 रुपये लगाने हैं, अभी कितने लगा दे। नहीं, 100 रुपये लगाने हैं तो फिलहाल वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रन हो चुका है अदानी पोर्ट। अपन ने 10 दिन पहले ही काफी डिप ने देखा था, यूएस कोर्ट से जो सामान भेजने के लिए है, तो काफी डिप है। हाँ उसके जी। बाद में जो बाइंग हुआ उसके बाद में वो अच्छे खासे बढ़ गए। तो मेरे सबसे वेट करना चाहिए ऑलरेडी। अब अगर शॉर्ट टर्म टाइम में होता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पे एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा एग्जैक्टली। वेट करना चाहिए। थोड़ा कूल डाउन होता है तो फिर एंट्री बनाना चाहिए। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो
30-35% अडानी पोर्ट में दे सकते हैं, 10-15% पावर में दे सकते हैं। बाकी अंबुजा सीमेंट के अंदर अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा कूल ऑफ होने दें। स्टॉक अच्छे हैं ये 4-5 नाम जो आपको बताए गए हैं, लेकिन अगर नीचे गिरावट में ले लेते हैं तो शायद ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। हमने सर HAL की बात की थी डिफेंस स्पेस में। एक कोचिन शिपयार्ड भी आप देखिए, सचिन जी का सवाल है ये, कह रहे हैं कि सर कोचिन शिपयार्ड 1825 की बाइंग है मेरी, 322 शेयर हैं, मुझे लॉस हो रहा है, क्या व्यू देंगे आप सर इनको? वैसे कोचिन शिपयार्ड के फंडामेंटल बाकी डिफेंस के तुलना में थोड़े ठीक है, तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगा। हालांकि अप एंड डाउन थोड़े ज्यादा रहते हैं आजकल डिफेंस के स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पे एक 1280 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे होल्ड करिए, वापस से आपके भाव शायद के भाव या भाव के करीब आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे सर कोचिन शिपयार्ड या GRSE, एक ये जो शिपयार्ड वाली कंपनियां हैं उसमें ज़्यादा बढ़िया स्टॉक कौन सा है? ये मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है, तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर थोड़ा मेरा ध्यान पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ओके। तो HAL पे हमने ऑलरेडी बात की है, कोचिन शिपयार्ड और GRSE की बात हमने कर ली। तो ऑलमोस्ट डिफेंस शेयरों में आज जो गिरावट हो रही है वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है।